हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ रिकॉर्ड क्वेश्चन जो ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम में आ चुका है या फिर अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें आने वाला है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट? तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डीपीएन। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर ग्रामीण बैंक के प्रमोशन, कोई भी अगर आप ग्रामीण बैंक का पेपर दे रहे हैं प्रमोशन का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो ये एग्जाम के दृष्टि से, प्रमोशन के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जीआईबी या सीआईबी का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको आंसर पता ही होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका थोड़ा सा समय लग सकता है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आप 0 से 1 का पेपर देने जा रहे हैं या 1 से 2 का पेपर देने जा रहे हैं, मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, अगर 1 से 2 या 2 से 3 का देने जा रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपके लिहाजे से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या है, इफ सेक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म इज 5 लाख एंड स्टॉक इज 6 लाख एंड मार्जिन इज 25% देन कैलकुलेट डीपी। बहुत ही सस्ता सवाल, आपको 1 नंबर दिला सकता है। अगर कुछ पेपर में 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन अगर बैंकिंग का माना जाता है तो सबसे आसान चीज़ होती है डीपी निकालना। तो मेरे साथ आप निकाल दीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसका डीपी कैसे निकाला जाएगा? देखिए कभी भी स्टॉक से ज़्यादा डीपी नहीं होती है और सेक्शन लिमिट से ज़्यादा डीपी नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपने 5 लाख का सेक्शन लिमिट रखा है तो आप डीपी को कितना देना है, मैक्सिमम डीपी 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें स्टॉक 6 लाख है तो इसकी जो मार्जिन है वो 25% है। तो 100 में से 25% आप माइनस करेंगे, बचेगा 75%। तो 75% गुणे स्टॉक से जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा निकल के वो 4.5 लाख रुपए आएगा। तो आपको मैं सबसे आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन आपके लिए ये रख दिया हूँ पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपका 1 नंबर 2 नंबर जितना भी आएगा ये आपको दिला सकता है। तो चलिए वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं वीडियो इतना लंबा नहीं करूंगा कि आपका टाइम बर्बाद हो जाए, या मैं इतना छोटा भी नहीं करूंगा कि आपको कुछ समझ में ना जाए। आप मेरे साथ इस आंसर इसका देते हुए चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, काउंटरफेट नोट इम्पाउंडेड रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन डेज। तो आपको कितने दिन के अंदर जो इम्पाउंडेड रिपोर्ट होती है काउंटरफेट नोट की, काउंटरफेट मतलब नकली नोटों की, तो उसको कितने दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है, उसका सबमिट करना पड़ता है। तो 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ। तो आपको हर महीने के 15वें दिन आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। दोस्तों वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे आसान क्वेश्चन आता है जो आप बैंकिंग में डेली सोचिए कि आपके पास हर रोज इस टाइप के कस्टमर आते हैं, आपका उनका सोल्यूशन कैसे देना है। इफ ये FDR इज इन द नेम ऑफ A and B विथ मैंडेट ऑफ आइदर आर सर्वाइवर। एक FDR है जिसमें 2 लोग हैं, A and B, दोनों आइदर और सर्वाइवर हैं। एक की डेथ हो जाती है आफ्टर मैच्योरिटी अमाउंट, अगर उसके बाद आपको किसको पेमेंट करना पड़ेगा? इसमें देखिए दोस्तों मैं 2-3 चीज़ इसमें बता देता हूँ। अगर मैच्योरिटी पीरियड हो गया है, मैच्योरिटी अगर हो गई है तो आपको बी को पेमेंट कर देना। लेकिन अगर मैच्योरिटी नहीं कंप्लीट होती है, मैच्योरिटी नहीं हुआ होता, तो आपको जो बी है उसको और जो इसके लेगर हेयर होंगे नॉमिनी उसको देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसमें लोग गलती कर जाते हैं। कस्टमर आता है धड़ाधड़ पेमेंट करके निकाल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी होंगी कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में होती हैं तो उसको आप प्रैक्टिस में लेके आइए। नहीं हो पाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये ज़रूर रहनी चाहिए कि हम नियम के हिसाब से ही सब कुछ होता रहे ताकि आप भी सेफ रहें,
आपका बैंक भी सेफ रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मेंबर कैन बी इन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। देखो दोस्तों, गलती लोग क्या कर जाते हैं, ये है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। अभी मैंने आपको इसमें पढ़ाया नहीं हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके बैंकर एनयू पे आप वहाँ पे टॉपिक वाइज आप देख लीजिए, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, फ्री में पढ़ा है, कोई कास्ट नहीं लगना है आपका। सिर्फ आप वीडियो सारी देख लीजिए, सारे नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। जेएलजी भी हमने पढ़ाया नहीं हुआ, आपको हम इसको बहुत ही जल्दी इसका शॉर्ट नोट और सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। तो जो जेएलजी होती है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, इसमें 4 से 10 मेंबर होते हैं। दोस्तों जेएलजी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम का पता नहीं है, तो मिनिमम पार्टनरशिप के लिए 2 होना चाहिए। तो पता नहीं का मतलब है कितने भी हो सकते हैं। तो उसके बाद जो 4 से 10 नंबर होते हैं वो जेएलजी में होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जेएलजी में कितने मेंबर होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको सारे रिकॉर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक या बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक या फिर आपका आर्यावर्त बैंक, कोई भी बैंक जो ग्रामीण बैंक है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ध्यान से आप रट लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप देखते ही छक्का मारने का मन करेगा कि इस पे मार दूं मैं तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। तो हॉट चार्जेस क्रिएटेड इन द केस ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, इससे सारे वीडियो में आपको चार्ज से जो रिलेटेड हैं, 4 क्रिएटेड से मैं सारे वीडियो डाल चुका हूँ। जितना भी होगा 10 मिनट 20 मिनट का क्वेश्चन या जो उसके आंसर होंगे सारे मैं डाल चुका हूँ। वीडियो आप आसानी से जाके चैनल पे देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या है? मॉर्गेज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल के लिए हाइपोथिकेशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज होता है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। और ये मैं आपको बता दूं, ये प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, ये दोनों बैंक में लगातार कई साल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन कोड ऑन सेविंग चेक। देखिए दोस्तों, जब आप चेक करिए, चेक इशू करते होंगे या आपके पास चेक आता हो क्लियरिंग के लिए, तो उसके राइट साइड में देखिएगा नंबर लिखा रहता है छोटा छोटा सा। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिए 2 टाइप के चेक होते हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शन कोड है सेविंग चेक का 2 होता है। एक होता है सिंपल चेक होता है जिसका कोड है 10। एक मल्टी सिटी चेक होता है, आप कहीं भी उसको ले जाके तो उसका कोड होता है 31। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 31 होता है, हाँ 31 ही शायद होता है। और लेकिन जो ट्रांजैक्शन कोड अगर सेविंग चेक का पूछा जाएगा तो 10, अगर मल्टी सिटी चेक का पूछा जाएगा तब आपको 31 लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आया हुआ तो आपको जो कोड है वो 10 ही आपको लगाना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट हैज बीन इंक्रीज अप टू 5 लाख फ्रॉम। तो ये 5 लाख जो डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो लिमिट है ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपको याद करने वाली चीज़ है कि इंश्योरेंस जो हुआ था कि जो डिपॉजिट अकाउंट होते हैं उसमें इंश्योरेंस होता है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का होता है। तो ये जो लागू किया गया था ये 11 फरवरी 2020 को किया गया था। पहले लिमिट कम थी, उसके बाद उसको 5 लाख रुपए तक कर दिया गया 11 फरवरी 2020 को। देखिए दोस्तों, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन आपको मेरी गारंटी है, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आपको रटा के जाऊंगा, आपके दिमाग में एकदम से बिठा के जाऊंगा। आपको गलती होने का चांस मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो अगला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से बता ले जाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी ग्रामीण बैंक के कई प्रमोशन एग्जाम में ये आ चुका। तो इसको जब करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा हो जाती है तब इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट लायबिलिटी एक्सीड करंट एसेट। तो इसका कई जगह पे करंट लायबिलिटी इज ग्रेटर देन करंट एसेट लिखा रहता है। तो ऑप्शन में जैसा भी हो आप यही मान के चलिए, करंट एसेट लायबिलिटी इज एक्सीड करंट एसेट, उससे ज़्यादा होता है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये आपको 10 क्वेश्चन मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, अभी भी 10 क्वेश्चन बाकी हैं, 10-11 क्वेश्चन बाकी हैं, वो आपको मैं पढ़ा के तभी जाऊँगा।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीफ? तो डीफ का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, जब डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। आरबीआई क्या करता है, आपके पास जो पैसा है जिसमें लेन देन नहीं हुए हैं, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, इनऑपरेटिव हो गए हैं, तो उनको पैसा अपने पास ले लेता है वो हर बैंकों के माध्यम से। उसके बाद वो पैसा वो अवेयरनेस पे, एजुकेशन पे खर्चा करता है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना, और ये भी याद रखना है कि डीफ अकाउंट कितने साल के ऊपर तक होता है। तो ये डीफ अकाउंट जो होते हैं, अकाउंट में भेजे जाते हैं पैसे, ये 10 साल से जो ऊपर हो जाते हैं इनऑपरेटिव, तो उन्हीं को भेज दिया जाता है आरबीआई को। ये बैंकों की तरफ से भेजा जाता है, आप इसको बाद में मंगा भी सकते हैं। उसके बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। ये भी क्वेश्चन, रिकॉर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। आप इसको भी फुल फॉर्म अगर नहीं याद है तो आप ये याद कर लीजिए, ट्रेड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो ये चीज़ जो चेक से रिलेटेड हुए, कई क्वेश्चन भी चेक से आ चुके हैं, जैसे जनरल क्रॉसिंग, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं आपका। जैसे भी पिछला मैंने दिखाया आपको कि जो सेविंग अकाउंट के लिए ट्रांजैक्शन कोड लिस्ट है चेक का, वो कितना है, तो 10 है उसका आंसर। फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद करते हैं बैंकिंग डिफाइंड इन विच एक्ट। बैंकिंग को किस एक्ट में डिफाइन किया गया हुआ? तो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये भी क्वेश्चन आपका रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ये मैं आपको सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड करता रहा हूँ, आप मेरे साथ इसका आंसर रटते हुए चलिएगा बिल्कुल भी। तो बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच एक्ट? सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलिए वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि रिलेशनशिप बिटवीन बैंक कस्टमर इन केस ऑफ बैंक गारंटी ऑर्डर। देखिए दोस्तों, ये रिलेशनशिप आपको मैं बैंकर और कस्टमर का आपका मैं पूरा वीडियो चैनल पे डाल दिया हूँ, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के नाम से है। सारे वीडियो आप जाके मेरे चैनल से आप सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिएगा। वहीं पर गारंटी ऑर्डर क्या होता है, गारंटी ऑर्डर में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे कि आपके जो दोस्त हैं वो आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उनके खाते में पैसा है, आपको पता है, आप क्या जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट क्या करेगा? एक गारंटी ऑर्डर इशू कर देगा उस बैंक को जिस बैंक में उनका खाता है। लेकिन गारंटी ऑर्डर जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा है। इसको मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको चैनल के माध्यम से दे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, छोटा सा शॉर्टकट कि गारंटी ऑर्डर क्या होता है। जो हमने समझाया कि आपका दोस्त है पैसा नहीं दे रहा है, फिर क्या करता है? कोर्ट में आप जाते हैं, बैंक कोर्ट क्या कर देता है? गारंटी ऑर्डर जारी कर देता है। तो उस रिलेशन में होगा जो बैंकर और कस्टमर होगा, तो इसमें डेप्टर होगा और वो जजमेंट ऑफ डेप्टर होगा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपका प्रमोशन लेना है, या जीआईबी निकालना है या सीआईबी निकालना, कोई भी अगर आपको पेपर निकालना है तो ये चीज़ बहुत ध्यान से। लेकिन जो ये सेशन मैं ले रहा हूँ इसमें ज़्यादातर मैं आपको वही दिखाने की कोशिश करूँगा जो प्रमोशन एग्जाम में आपके पिछले आ चुका है। क्योंकि अगर आप पिछला आप पढ़ लेते हैं तो 40% क्वेश्चन आपका समझिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप फिर मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है, आपको पूरा वीडियो देखना है। थोड़ा सा समय आपका लूँगा मैं, 10 से 15 मिनट समय और लूँगा, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा मैं। और ये नॉलेज आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP। PMEGP अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा PMEGP क्या है। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो होता है, इसका जो नोडल एजेंसी है वो KVIC। ये भी क्वेश्चन आपका रिकॉर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP, तो इसका आंसर होगा KVIC। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज एज लिमिट ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है, OD लेनी है, तो जो PM प्रधानमंत्री जन धन योजना का है, OD की जो एज लिमिट है वो 18 से 65 साल तक है। 18 से 65 साल तक, ये क्वेश्चन याद करिएगा
क्योंकि उसमें जो आंसर दिया रहता है वो 60, 55 ऐसे करके दिया रहता है, तो आप मैक्सिमम उसमें 65 ईयर आप मार सकते हैं। तो उसके बाद हम चलिए दोस्तों धीरे धीरे, अब थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करके ले जाऊं। छोटा सा 20-22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर प्रमोशन एग्जाम में आए होंगे, तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो उसके बाद फुल फॉर्म है BSBI। तो दोस्तों फुल फॉर्म क्या है BSBI का? बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी फुल फॉर्म बहुत ही पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारे साथ आंसर अपने मन में आप लगाते चलिएगा, आंसर मत देखिए, पहले अपने दिमाग में लगाइए, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आंसर आप देख लीजिए कि आपका कितना % सही हो रहा है, कितना % गलत हो रहा है। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोड यूज इन नेफ्ट RTGS ट्रांजेक्शन। तो कौन सा कोड है जो हम RTGS और नेफ्ट करते समय जिसकी ज़रूरत पड़ती है? वो है IFSC कोड 11 डिजिट का। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही इसको जल्दी से कवर करता हूँ, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि नेफ्ट और RTGS में 2 चीज़ मैं आपको बता दोस्तों कि नेफ्ट का लिमिट पूछा जाता है। नेफ्ट की कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपये से लेके आप कितने रुपए तक भी कर सकते हैं, लेकिन RTGS जो है मिनिमम 2 लाख रुपए तक का है, इससे ऊपर ही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद लॉकिंग पीरियड, व्हाट इज द लॉकिंग पीरियड फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो सेविंग स्कीम जो है सीनियर सिटीजन के, वो लॉकिंग पीरियड कितना है? तो ये जो लॉकिंग पीरियड है सीनियर सिटीजन के लिए, सेविंग स्कीम का मतलब आप समझ रहे हैं, टैक्स सेवर, उसी को कहा जाता है सेविंग स्कीम। तो टैक्स सेवर की जो सीनियर सिटीजन की है वो लॉकिंग पीरियड है वो 5 साल के लिए है। तो दोस्तों टैक्स सेवर आप कोई भी उस पर, टैक्स सेवर का मतलब होता है आप उस पर लोन भी नहीं ले सकते हैं, वो 5 साल के लिए आपका समझिए बंधक हो गया बैंक, आप 5 साल उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका यूज हम फिर इनकम टैक्स में लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर RRB। दोस्तों इस बार रीजनल और बैंक की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र को लेके। तो प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग और 75% ऑफ ANBC और CUB जो हाई होगा वही होगा। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा सीधा 75%, 65, 25, 35, तो ऐसे आप 75% आप टिक लगा दीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जनरल क्रॉसिंग आप चेक, इसकी मीनिंग पूछा है। तो जब हम जनरल क्रॉसिंग क्या करते हैं, देखिए स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग दोनों में डिफरेंस है। जनरल क्रॉसिंग में आपको 2 ट्रांसवर्स लाइन, अगर आप पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो वो लेफ्ट साइड में आप अकाउंट पे चेक जैसे बनाते हैं उसको जनरल क्रॉसिंग। लेकिन अगर चेक में कहीं भी बैंक का नाम अगर आपने मेंशन कर दिया तो वो जो चेक है वो सिर्फ उसी बैंक में लगेगा, इसलिए दोनों में फ़र्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट का मान लीजिए मेरा चेक है, हमने पीछे साइन इस उद्देश्य से कर दिया गया है, या मैंने उस उद्देश्य से कर दिया कि जिसका नाम हमने चेक पे लिखा है उसी को पैसा मिल जाए। बस बहुत ही सिंपल सा तरीका, हमने एक अप्रूवल दे दिया है कि इंडोर्स कर दिया है कि इन्हीं को पैसा दे दिया जाए। आप बैंक में जाते हैं, बैंक उनको पैसा आसानी से दे देता है। दोस्तों तो ये 20 से 21 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप कमेंट में बताते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारी वीडियो को और अच्छे में वीडियो आपके लाऊंगा, आपके प्रमोशन के लाए। आप इसी के साथ वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, और ग्रुप में अगर प्रमोशन ग्रुप है, JIB ग्रुप है, तो ज़्यादा लगातार शेयर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।